हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 11 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और यह जो है इसमें आपको 50 क्वेश्चन जीके जीएस का फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। ठीक है, और ये जो बीपीएससी सामान्य अध्ययन जिसका जो है पेपर होने वाला है, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, और यह जो है पूरा एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। 50 क्वेश्चन जो आपको डेली कराया जाता है, एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य भाग से गुजरती है, जिसके फलस्वरूप जो है वो देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, शिवालिक का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, शिवालिक का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो शिवालिक का विस्तार है पोतवार बेसिन से लेकर के तीस्ता के मध्य तक। ये जो शिवालिक का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो पोतवार बेसिन से लेकर के तीस्ता के मध्य तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति को जो परिभाषित किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति को जो है वो परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है। तो ये जोड़ने का काम करता है बाब अल मंडप जोड़ता है। ठीक है, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है बाब अल मंडप जोड़ता है। ठीक है, मलक्का जल संधि जो जोड़ता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को, हॉर्मुज जोड़ता है आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है। तो रंगराजन समिति का संबंध है वो है भुगतान संतुलन से। किससे संबंधित है, भुगतान संतुलन से। और रंगराजन समिति का जो है गठन कब हुआ था, रंगराजन समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 2012 में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित है, तो भुगतान संतुलन से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है वो किया जाता है, वो किया जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है वो किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर का जो है हम लोग आकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है वो निर्भर करता है आपका कुल बचत पर करता है। किस पर करता है, तो कुल बचत पर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय स्टॉक बाजार का जो विनिमय किया जाता है वो किया जाता है आपका सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना जो होता है वो कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को। इरडा की स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुआ था 1935 में, 1935 में हुआ था। और यूटीआई की स्थापना हुआ था आपका 2003 में। ये भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर जो है वो कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 2005 से। कब से लागू हुआ था, 2005 से पहली बार मूल्य संवर्धित कर जो है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि ग्राफीन मफलर का संबंध किससे है। तो ग्रीन मफलर का संबंध जो है वो किससे है, तो ग्रीन मफलर का संबंध है वो है आपका ध्वनि प्रदूषण से। किससे, ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जो है वो निम्नलिखित में से कौन है। महासागर में ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होता है उसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है, तो प्रमुख कारण है सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ज्वार और भाटा आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा जो आता है, और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है तीनों एक ही अगर तल में होंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो ज्वार भाटा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है आपका गुजरात राज्य में, ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी उद्यान जो है वो कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश के सीमा पे है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में नई वन नीति कब लागू हुआ था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में नई वन नीति जो है वो कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1988 में। आपको जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग एडिटेरिया का सामान्य निधन बुक जो है वो प्रैक्टिस सेट है, उसी से हम लोग स्टार्ट किए थे टेस्ट सीरीज। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट जिनका भी एग्जाम आने वाला है या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो कृपया जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है आपका ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। ग्रेट बैरियर क्या है, तो एक रीफ है, ये झील नहीं है, रीफ है, ठीक है, जो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। मिशिगन जो है कहाँ है, मिशिगन झील, तो यह यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है, ठीक है। सुपीरियर झील कहाँ है, तो सुपीरियर झील जो है और यूएसए और कनाडा के सीमा पे है, ठीक है, यूएसए और कनाडा के सीमा पे। और इरी झील जो है ये भी कहाँ है, तो यूएसए में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो यह पारित किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो यह कौन से बहुमत से, तो साधारण बहुमत से लागू होता है, ठीक है, साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो हो जाएगा आपका केवल एक जो है वो सही नहीं है, सॉरी सही है, यहाँ पे सही का बात किया गया है। तो सही है पहला कथन कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट? तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, और यह स्थापना कब हुआ था, तो 1774 में। किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में किया गया था, ठीक है, यानी कि पहला कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूरा फुल्ली एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु जो है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था आपका 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब लाया गया था, तो 1976 में लाया गया था, ठीक है, 1976 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, ये भी ध्यान रखना है 1978 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है, 1976 में लाया गया था। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था ये कब लाया था, 1984 में हुआ था, ठीक है, 84 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो सत्य कथन जो है वो इनमें से क्या है, सभी कथन सत्य है। पहला कथन है कि यह भारत की देन है, ये सही है। दूसरा, यह 1962 से जारी किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है कथन कि यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले से उठा सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें जितने कथन जो है वो सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है?
तो नहीं है। देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति मासिक वेतन 5 लाख है, तो ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, तो ये भी सही है। ठीक है। तीसरा कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। चौथा है कि भारत राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया किसी व्यक्ति को दंड की क्षमा कर सकता है, तो ये गलत है। ये जो है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा है, तो ये पूरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा के बाद किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है किसमें? तो शक्तियों का जो विभाजन है वो उल्लेखित है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत के मिलाया गया है? तो जूनागढ़ जो रियासत है उसको जो है मिलाया गया था जनमत संग्रह से मिलाया गया था। ठीक है, जनमत संग्रह से। जूनागढ़ जो है वर्तमान में है कहाँ? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और जूनागढ़ जो था एक रियासत था जिसको जनमत संग्रह के द्वारा जो है वो मिलाया गया था भारत में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो भारत के जो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो किया गया है आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में जो था, जब संविधान बना था उस समय जो था कुल 14 भाषाएं का जिक्र था, लेकिन बाद में जो है वो 8 भाषा और जोड़ा गया था। ठीक है, और 8 भाषा जो है और जोड़ा गया था। ये कौन कौन सी भाषा है? ये 22 जो भाषा है वो है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। ठीक है, उसके बाद है कन्नड़, तेलुगु, और उसके बाद है गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये सब जो 22 भाषा जो है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 22 भाषाओं का जिक्र है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 14 भाषा का जिक्र है जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था कौन? तो वैदिक काल में जो अपराधी का पकड़ने का कार्य जो है वो किया जाता था वो उग्र के द्वारा किया जाता था। ठीक है, वाजपति जो था वो होता था गोचर भूमि के अधिकारी होता था। ठीक है, वाजपति जो था वो गोचर भूमि के अधिकारी होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? तो द्वितीय क्रम के जो दूसरे नंबर के जो तीर्थकर थे वो कौन थे? अजीतनाथ थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? तो हाथी था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलता है किससे? तो वैष्णव धर्म के जो है वो विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलता है वो मिलता है आपका उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितना है टोटल? तो 108 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेदांग की संख्या कितना है? तो 6 है। ठीक है, वेद कितने हैं? तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेदांग 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद 6 वेदांग है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया था? तो आत्मनियंत्रण की जो शिक्षा दिया गया था वो दिया गया था 6ठा शिलालेख में। ठीक है, 6ठा शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है आपका वनारोपण है। कौन सा है? तो वनारोपण जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो जीवन यापन के लिए जो है वो कदम है वनारोपण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रजाक जो था वो किस देश का निवासी था? तो ये जो था निवासी था आपका फारस का निवासी था। अब्दुल रजाक जो था वो फारस का निवासी था, जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रजाक, जो फारस के निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अकबर ने हरमदल, ठीक है, से अपने पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त जो है वो कब किया था? तो ये किया था 1562 में कर लिया था। ठीक है, 1562 में कर लिया था। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को 1563 में जो था वो समाप्त कर दिया था, और जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, अकबर का अगर कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1556 से लेकर के 1605 दिन का कार्यकाल था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो ए ला चप्पल संधि के तहत जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो होता कब है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है आपका 1746 से लेकर के 48 तक होता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था? ठीक है, उस समय जो था वो गवर्नर कौन था भारत का? तो प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में। और ये हुआ था कब? तो ये जो था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1824 से 26 तक। कब हुआ था? 1824 से 26 तक हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और उस समय कौन थे? तो उस समय जो थे वो गवर्नर जो थे वो थे आपका लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता या सभ्यता का बीच युद्ध कहा था? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 की ईस्वी के विद्रोह जो हुआ था उसमें बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? किसने? तो कहा था ये जो है ये कौन कहा था? टी.आर. होम्स कहा था। कौन कहा था? टी.आर. होम्स कहा था। ये जो है 1857 की जो क्रांति हुआ था ये कब स्टार्ट होता है? तो ये 10 मई 1857 को जो है ये स्टार्ट होता है। कहाँ से? तो ये मेरठ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो है वो सर्वप्रथम कहा था एडोल्फ हिटलर कहा था। कौन कहा था? तो नेताजी जो था वो कहा था एडोल्फ हिटलर कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वह सत्य है ये देखना है। तो पहला कथन है कि भारत का राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग लाया गया था, तो ये सही है। दूसरा दिया गया कि भारतीय को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए विचार हेतु कैबिनेट आयोग लाया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग लाया गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो है क्या है? तो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो पुष्पोलॉजी का अध्ययन क्या कराता है? एंथोलॉजी कराता है। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन कराता है एग्रोनोलॉजी। ठीक है, पादप और जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी कराता है। और कवकों का अध्ययन क्या कराता है? कवकों का अध्ययन कराता है आपका माइकोलॉजी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन कराता है एग्रोनॉमी। ठीक है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन कराता है पैलियोंटोलॉजी कराता है। और कवकों का अध्ययन कराता है माइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आर.एच. विक्टर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो आर.एच. विक्टर के द्वारा जो था उस जीवों को जो है वो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में जो था वर्गीकृत किया गया था 5 जगत में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? ठीक है, बर्फ पर जो उगने वाले शैवाल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है वो कहा जाता है क्रिप्टोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि सरसों के बीज के अपमिश्रित के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो यह प्रयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है आपका अर्जिमोन के बीज में। ठीक है, अर्जिमोन के बीज में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वह कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? वो होता है आपका विटामिन B2 की कमी से जो है किलोसिस रोग होता है। B3 की कमी से होता है पिलाग्रा रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। B5 की कमी से होता है आपका पेशियों में लकवा हो जाता है। ठीक है, विटामिन B5 की कमी से। और विटामिन K की कमी से जो है वो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाता है, यानी कि जम नहीं पाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के पादप से जो है वो किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है? तो ये छाल से जो है वो कुनन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो पाचक हार्मोन जो है वो छोटी आंत से जो स्रावित होता है वो होता है आपका कौन कौन होता है? तो होता है आपका कोलेस्टिकाइनिन होता है, मोटिलिनिन होता है और सिक्रेटिन होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का जो लाल रंग होता है वो होता है आपका क्यूप्रस लवण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्यूप्रस लवण के कारण जो है वो कांच का रंग जो है वो लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना। तत्व है और अनुप्रयोग है। यूरेनियम समस्थानिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है आपका नाभिकीय ईंधन में प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर उपचार के लिए। आयोडीन का प्रयोग गलगंड के लिए किया जाता है। और यूरेनियम का प्रयोग द्वितीय कैंसर के लिए किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूरेनियम का समस्थानिक प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन के लिए, कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए, आयोडीन का जो है प्रयोग किया जाता है गलगंड के लिए, और रेडियम का प्रयोग किया जाता है द्वितीय कैंसर के लिए। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो उत्कृष्ट गैसों का समूह जो है वो समूह 18 को कहते हैं। किसको कहते हैं? समूह 18 को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वेनाइट निम्न से किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वेनाइट जो है वो अयस्क आपका गोल्ड का यानी कि सोना का जो है वो अयस्क है सिल्वेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? पहला कथन दिया गया है कि इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह एक सदिश राशि है, तो यह जो है गलत है। तीसरा है कि जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वत्र एक समान होता है, तो ये भी सही है। और चौथा है कि इनमें से सभी कथन सत्य है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये एक सदिश राशि है तो यह गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो इनमें से कौन सा जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है वो है आपका एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया या कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो यह किया जाता है गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? गामा किरणें का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? ठीक है, प्रकाश की किरणों को जब प्रिज्म में गुजारते हैं तो किस रंग का विचलन जो है वो सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का सर्वाधिक होता है और सबसे कम होता है लाल का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 12 जो है इस वीडियो में हम लोग पूरा समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।